हेलो गाइस, वेलकम टू देश विदेश ट्रेडिंग चैनल। जैसे कि आप सभी को पता है कि हमारे इस चैनल पे एक ट्रेडिंग कोर्स एक्टिव है जिसमें कि हम 6 मंथ तक पूरा ट्रेडिंग कोर्स कंप्लीट करने की कोशिश कर रहे हैं। और इसमें हम सीख रहे हैं ट्रेडिंग को स्क्रैच से ए टू जी हम ट्रेडिंग को सीखेंगे। अब हमारे पास इस सीरीज में ये होने वाला है 13th वीडियो, चैप्टर नंबर 13। ठीक है, चैप्टर नंबर 13 एक बेसिक चीज़ है लेकिन मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है। आपके पास कोई भी स्ट्रेटेजी होगी, चाहे 90% स्ट्रेटेजी है, 90% एक्यूरेसी स्ट्रेटेजी है, या कोई भी स्ट्रेटेजी है आपके पास, वो तब तक आपके लिए काम नहीं करेगी जब तक आप उसमें एक एज नहीं लेके आते। ठीक है, एज इन द सेंस आपका कहलाता है एक ट्रेडिंग एज। जब तक आपके पास एक ट्रेडिंग एज नहीं है तब तक आप मार्केट में प्रॉफिटेबल नहीं हो सकते, चाहे आपके पास बेशक 90% एक्यूरेसी की स्ट्रेटेजी ही क्यों ना हो। तब तक आप मार्केट में सरवाइव नहीं कर सकते और प्रॉफिटेबल नहीं बन सकते। तो ये ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी या ट्रेडिंग एज है क्या? ये एक मेथड है कंबाइनिंग योर स्ट्रेटेजी, अप्रोच, आपका एनालिसिस, ये सारी चीज़ों को कंबाइन करके एक पूरा एक ट्रेडिंग इकोसिस्टम बनता है जिसमें आप जब तक वो इम्प्लीमेंट नहीं करोगे तब तक आप उसमें प्रॉफिटेबल नहीं हो सकते। मीन्स ट्रेडिंग एज एक मेथड है, एक अप्रोच है, और इंसाइट्स के अकॉर्डिंग या ऑब्जर्वेशंस के अकॉर्डिंग, ऑब्जर्वेशंस भी एक वर्ड ऐड कर देंगे, जो आपको कंसिस्टेंसी देता है, जो आपको कंसिस्टेंसी देता है और एडवांटेज देता है ओवर द पीरियड ऑफ टाइम। ठीक है, ओवर द अदर पीरियड ऑफ टाइम। तो ये सारी चीजें आपकी कहलाती है ट्रेडिंग एज। ट्रेडिंग इज नॉट जस्ट अबाउट स्ट्रेटेजी, ये बात याद रखना। सिर्फ स्ट्रेटेजी आपको प्रॉफिटेबल नहीं बनाती। स्ट्रेटेजी आपको कंट्रीब्यूट करती है ओनली 20%। रेस्ट 60 to 70% आपका मैटर करता है आपका ट्रेडिंग एज। और रेस्ट 10% आपका काम करता है लक फैक्टर। लक फैक्टर भी होता है हमारे पास इसमें। जब तक आपके पास ट्रेडिंग एज नहीं होगा तब तक आप ओवर द पीरियड ऑफ टाइम प्रॉफिटेबल नहीं बन सकते, क्योंकि जितना आप रेंडमनेस करोगे उतना आपके पास अनसर्टेनिटी आएगी, उतने आपके जो नंबर्स हैं उतने आपके नंबर्स में अनसर्टेनिटी आएगी, और आप एक कंसिस्टेंसी जनरेट नहीं कर सकते। आप एक 1 ईयर या 2 ईयर या 3 ईयर डाउन द लाइन आप प्रॉफिटेबल नहीं बन सकते। आपके पास ट्रेडिंग एज में क्या क्या चीज़ें अवेलेबल है, मीन्स ट्रेडिंग एज क्या क्या चीज़ें इनकम इनकम पास करता है। सबको पता है कि मार्केट्स हाईली कॉम्पिटिटिव है। ओनली 5 to 6% लोग ही प्रॉफिटेबल है, रेस्ट आर नॉन प्रॉफिटेबल, अनप्रिडिक्टेबल है। ठीक है, ये सबको पता है। अगर आपके पास ट्रेडिंग एज नहीं है तो आप ट्रेडिंग की जगह आप कर रहे हो गैम्बलिंग। जब तक आपके पास ट्रेडिंग एज नहीं है तब तक आप इस चीज को कर रहे हो एज अ गैम्बलिंग। ट्रेडिंग एज क्या करता है आपके, आपको कॉन्फिडेंस दिलाता है, कंसिस्टेंसी दिलाता है, और आपको डिसिप्लिन मेंटेन करने में हेल्प करता है। ट्रेडिंग एज इन सारी चीज़ों को हेल्प करता है जो कि आपके एक्सपीरियंस को एक्सपीरियंस को एक्सपीरियंस की क्वालिटी को 10x कर देगा सीधा। नॉट जस्ट 100%, सीधा 10x कर देगा आपका ट्रेडिंग एज आपके एक्सपीरियंस को। मीन्स आप जितना रेंडमली ट्रेड करने की कोशिश करोगे वो एक्सपीरियंस की वैल्यू फार लेस देन व्हेन यू हैव अ ट्रेडिंग एज इन योर ट्रेडिंग। अब हमारे पास ट्रेडिंग एज में क्या क्या चीज़ें हैं। ठीक है, आते आते हैं हम ट्रेडिंग एज में क्या क्या चीज़ें। सबसे पहले ट्रेडिंग एज का एक कंपोनेंट है जिसमें आप टेक्निकल एनालिसिस यूज करते हो। टेक्निकल एनालिसिस इन द सेंस आपके पास एक स्ट्रेटेजी है, एक कंपोनेंट आपका स्ट्रेटेजी है। आपके पास स्ट्रेटेजी में रेजिस्टेंस सपोर्ट है, कैंडलस्टिक पैटर्न्स है जिसमें आप डिफरेंट टाइप ऑफ कैंडलस्टिक्स को रीड करते हो। आप अगर इंडिकेटर्स यूज करते हो तो आपके इंडिकेटर्स हैं, सुपर ट्रेंड वगैरह जितने भी हैं। उसके बाद आपके पास आते हैं चार्ट पैटर्न्स, जिसमें आप चार्ट पैटर्न स्टडी करते हो। मल्टीपल कैंडल्स का जो एक कॉम्बिनेशन है वो एक सर्टेन चार्ट पैटर्न को बनाता है, जो कि ट्रायंगल है, हेड एंड शोल्डर है, कपन कपन एक तरह से सोसर है, एक तरह से राउंडिंग बॉटम है, कपन हैंडल है, और इनवर्स हेड एंड शोल्डर से बहुत सारे आपके पास चार्ट पैटर्न हैं। उनका नॉलेज ये सारा कंपोजिट आता है आपका टेक्निकल एनालिसिस में। स्ट्रेटेजी आप बनाओगे इन चारों को कंबाइन करके।
ठीक है। इन चारों को कंबाइन करके स्ट्रेटेजी बनती है, और स्ट्रेटेजी पार्ट होती है आपकी टेक्निकल एनालिसिस के लिए। नेक्स्ट कंपोनेंट आता है आपके पास फंडामेंटल एनालिसिस। फंडामेंटल एनालिसिस जनरली जो इंट्राडे ट्रेडर रहता है उनके लिए इतना इंपॉर्टेंट नहीं रहता है, लेकिन जो स्टॉक्स को ट्रेड करते हैं, जो आपका लॉन्ग टर्म होराइजन को ट्रेड करते हैं, उनके लिए फंडामेंटल एनालिसिस बहुत ज़रूरी है। लेकिन इंट्राडे में भी कुछ एक टाइम ऐसा होता है जब आपका फंडामेंटल डेटा पब्लिश होता है, उस टाइम आपके पास आती है हाई वॉलेटिलिटी। ठीक है, उस टाइम पे अगर आपको फंडामेंटल एनालिसिस स्किप करना है, तो आपको ये भी ध्यान रखना है कि उस टाइम पे आपका कोई भी ट्रेड एक्टिव नहीं होगा। अगर आपको ये फंडामेंटल एनालिसिस स्किप करना है, तो उस टाइम पे आपको अपने ट्रेड भी स्किप करने की कोशिश करनी है। ट्रेड आपका उस टाइम पे एक्टिव नहीं रहेगा जब भी कोई भी इकोनॉमिकल डेटा आता है। इकोनॉमिकल रिपोर्ट्स होगी, इसमें कौन कौन सी रिपोर्ट्स होती है हमारे पास? एनएफपी होता है, नॉन फर्म पेरोल यूएस का। ठीक है, नॉन फर्म पेरोल होता है। उसके बाद आपके पास फेड के मीटिंग्स होते हैं, फेड का इंटरेस्ट रेट होता है। और उसके बाद आपके पास आता है परचेजिंग पावर इंडेक्स, पीपीआई इंडेक्स, मैन्युफैक्चरिंग इंडेक्स। ये मैंने सारे अपने इकोनॉमिक इंडिकेटर्स में हमने प्रीवियस वीडियो में डिस्कस किए हैं। वो सारी इकोनॉमिक रिपोर्ट्स काउंट होती है इस चीज़ में। स्टॉक्स के लिए कंपनी की अर्निंग्स, कंपनी से रिलेटेड न्यूज़, पॉजिटिव हो नेगेटिव हो, उनको नया ऑर्डर मिला है हो, या कोई एक्सीडेंट हुआ हो किसी प्लांट में, वो सारी चीज़ें आपकी आती है कंपनी न्यूज़ और अर्निंग में। और उसके बाद आते हैं मैक्रो इवेंट्स। मैक्रो इवेंट्स वही इंटरेस्ट रेट और इन्फ्लेशन का डायरेक्ट रिलेशन होता है आपका कंट्री की ग्रोथ पे। और कंट्री की ग्रोथ का डायरेक्टली इम्पैक्ट होगा आपकी करेंसी वैल्यू पे, आपके स्टॉक्स की वैल्यू पे। वो सारी चीज़ें आपको इम्पैक्ट करती है। तो अगर आप फंडामेंटल स्किप करना चाहें, तो अगर ये सारी चीज़ें आपको स्किप करनी है, तो ट्राई करो कि उस टाइम पे आपका ट्रेड नहीं है, तो आप ये सारी चीज़ें स्किप कर सकते हो। अगर आपको उस टाइम पे ट्रेड करना है और आपको ये पता नहीं है कि ये डेटा पॉइंट्स आने वाले हैं, और आप उसको ट्रेड प्लान कर रहे हो विदाउट एनी नॉलेज, तो वो आपके अगेंस्ट जाने ही वाला है एक ना एक दिन। और जिस दिन जाएगा उस दिन आपके अकाउंट लिक्विडेट हो जाएंगे सीधा। और नेक्स्ट आता है आपके पास क्वांटिटेटिव और स्टैटिस्टिकल एज। इसमें क्या क्या है आपके पास आता है बैक टेस्टेड, जो आपकी स्ट्रेटेजी है उसका बैक टेस्टेड रिजल्ट, उसकी एफिशिएंसी, क्या आपने जो स्ट्रेटेजी बनाई है उसमें कंसिस्टेंसी आप फॉलो कर सकते हो, आपका बैक टेस्ट का डेटा क्या है, फॉरवर्ड टेस्ट कर रहे हो तो फॉरवर्ड टेस्ट का डेटा क्या है। और सर्टेन आ जाता है आपका एल्गो, स्टेटिस्टिकल आर्बिट्राज। इनको इग्नोर कर सकते हैं हम। ये आपको फर्स्ट लाइन इंपॉर्टेंट है कि आपने वो स्ट्रेटेजी टेस्टेड की है, किसी से ली है तो उसका डेटा देखा है। तो ये सारी चीज़ें आती है आपकी क्वांटिटेटिव और स्टैटिस्टिकल एज में। उसके बाद आता है साइकोलॉजिकल एज। साइकोलॉजिकल एज भी काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है कि आपको अपने ट्रेडिंग में इमोशन कंट्रोल करने हैं। फियर और ग्रीड से ही मार्केट चलती है, इन दोनों को ही आपको कंट्रोल करना है। और हमेशा एक ट्रेडिंग प्लान होता है, ट्रेडिंग प्लान के अकॉर्डिंग ही आपको स्टिक रहना है। अगर आपका टारगेट हिट हो रहा है तो टारगेट में एग्जिट करना है, आपको एसएल हिट हो रहा है तो एसएल पे एग्जिट करना है वहाँ पे। ये नहीं कि एसएल हिट हो गया, उसके बाद नेक्स्ट आप सपोर्ट बनाने लग जाओगे, वहाँ पे आपका सेकंड एसएल हो गया, वहाँ पे भी आपने बुक नहीं है, फिर थर्ड सपोर्ट की बात करोगे, तो आपका वो एसएल नीचे जाता 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 एक ही ट्रेड में आपको लिक्विडेट कर देते हैं, एक ही ट्रेड में आप मार्केट से बाहर हो जाते हो। और आपको लॉसेस सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आपको लॉसेस कट करने पड़ेंगे। ये यूनिवर्सल ट्रूथ है, अगर आपने अपने लॉसेस मैनेज कर लिए, तो आप एक ना एक दिन प्रॉफिटेबल हो जाएंगे। एक साल में होंगे, 2 साल में होंगे, 3 साल में होंगे, ये टाइम आपके ऊपर डिपेंड करता है कितने साल में होंगे, आप कितने अच्छे से वो प्लान फॉलो कर रहे हैं। लेकिन एक ना एक दिन आप एक ग्रीन में आ सकते हैं। ठीक है, अब आ जाता है हमारे पास नेक्स्ट फैक्टर, हमारे पास आता है रिस्क मैनेजमेंट। रिस्क मैनेजमेंट, आप अपनी स्ट्रेटेजी के अकॉर्डिंग आपके पास एक फेवरेबल आरआर है, रिस्क रिवॉर्ड है। मिनिमम 1:2 चाहिए हमें, मिनिमम 1:2 चाहिए, और इससे ज़्यादा हो तो इवन बेटर। पोजीशन साइजिंग आपके पास होनी चाहिए, आपके पास कैपिटल प्रिजर्वेशन फर्स्ट, और उसके बाद आप स्केलिंग अप साइजिंग के अकॉर्डिंग, ये सारी चीज़ें आपके पास आ जाती हैं। कैपिटल प्रिजर्वेशन सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, मीन्स कोई भी
कितना भी इंटेलिजेंट बंदा हो, कितना ही इमोशनल कंट्रोल बंदा हो, उसको एक सर्टेन टाइम लगने ही वाला है। ठीक है? किसी की वो साइकिल 1 साल की हो सकती है, किसी की साइकिल वो 5 साल की हो सकती है। तो ज़रूरी नहीं है कि वो किसी के लिए जल्दी आ गई तो वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है, किसी के लिए लेट आई वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी। जस्ट जो बंदा किसी चीज़ को जल्दी अडैप्ट करेगा, उसके अकॉर्डिंग जल्दी अपने प्लान को फॉलो करने लगेगा, डिसिप्लिन फॉलो करने लगेगा, वो उतना जल्दी सक्सेस हो जाता है। जो जितना लेट करेगा वो उतना लेट सक्सेस मिलती है उसको। दोनों की अपनी अपनी जर्नी है, दोनों अपने अपने हिसाब से चलते हैं। ठीक है? अब खुद से क्या क्वेश्चन करने चाहिए जिससे आपके पास पता चले कि आपके पास ट्रेडिंग एज है या नहीं है। ये कुछ क्वेश्चन है जो आपके पास होने चाहिए। सबसे पहला क्वेश्चन है कि आपकी जो स्ट्रेटेजी है क्या वो रूल्स के साथ है, वो रैंडम नहीं है। सबसे पहले तो इसके आंसर क्या होने चाहिए कि आपके जो ट्रेड है वो लॉजिक पे बेस्ड होने चाहिए और रैंडम नहीं होने चाहिए कि कहीं पे मार्केट में बुलिश कैंडल बनती दिख रही है हम वहां पे बाई कर लेंगे। ऐसा कुछ रैंडमनेस नहीं होना चाहिए। उसके बाद आता है कि आपने क्या अपनी स्ट्रेटेजी को बैक टेस्ट किया है या फॉरवर्ड टेस्ट किया है। अगर आपने हिस्टोरिकली या रियल टाइम परफॉर्मेंस चेक की है तो वो आपके पास क्वेश्चन का आंसर होना चाहिए। क्या आपका फेवरेबल विन रेट है, क्या आपके पास फेवरेबल रिस्क रिवॉर्ड है, वो चीज़ें मैटर करती हैं। स्टैटिस्टिकली ये चीज़ें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है? और उसके बाद क्या आप उसमें कंसिस्टेंसी ला सकते हैं, मीन्स अगर वो रैंडम होगी, डिस्क्रिशनरी होगी, रूल्स नहीं होंगे तो उसमें कंसिस्टेंसी नहीं ला पाएंगे। अगर उसमें रूल्स होंगे, एक प्रॉपर स्ट्रक्चर वे में होगा तो उस पे आप कंसिस्टेंसी ला सकते हो। और आपको ये कंसिस्टेंसी और आपको अपनी स्ट्रेटेजी इवन ड्यूरिंग द लॉसेस आपको फॉलो करनी है। आपके पास लूजिंग स्ट्रिक्स भी आएंगे, आपके पास प्रॉफिटेबल स्ट्रिक्स भी आएंगे। आपके कॉन्टिन्यूस 7-8 ट्रेड भी सक्सेस होंगे, आपके कॉन्टिन्यूस 7-8 ट्रेड लॉस में भी जाएंगे। ठीक है? तो ये सारी चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। सबसे इंपॉर्टेंट इस चीज़ में डिस्कस करने वाली चीज़ है विन रेशियो और आपका रिस्क रिवॉर्ड रेशियो। ये चीज़ें ध्यान रखना। विन रेशियो क्या कहता है कि आप 100 ट्रेड्स में से, एक परसेंटेज बेस में 100% में से कितने परसेंट ऑफ द टाइम आप करेक्ट हो। मीन्स आपने 100 ट्रेड्स लिए, आपके उसमें कितने ट्रेड सही हैं। अगर 90% एक्यूरेसी है तो 90 ट्रेड ठीक होंगे और 10 लॉस होंगे। 80% एक्यूरेसी है, 80 ट्रेड ठीक होंगे, 20 लॉस होंगे। यहाँ पे 70 ट्रेड ठीक होंगे, 30 लॉस होंगे। 60 ठीक होंगे, यहाँ पे 40 लॉस होंगे। 50 ठीक होंगे, यहाँ पे आपके पास होंगे 50 लॉस में। ठीक है? ये ये आपका विन रेट है। इस तरीके से विन रेट। अगर जितना आप विन रेट को रिड्यूस करते जाओगे, ठीक है, विन रेट को रिड्यूस करते जाओगे, उतना आपको बेटर रिस्क टू रिवॉर्ड गेम चाहिए, बेटर रिस्क टू रिवॉर्ड चाहिए। अगर आपका 50% है, 50% एक्यूरेसी है, तो मिनिमम आपको 1:2 चाहिए। 1:2 तो एटलीस्ट चाहिए। तब आप एक प्रॉफिटेबिलिटी की तरफ आओगे। स्कैल्पिंग लोग जो करते हैं वो 1:1.5 तक फॉलो कर लेते हैं। लेकिन एक प्रॉपर अगर आप ट्रेड प्लान कर रहे हो, इंट्राडे प्लान कर रहे हो, तो मैं रिकमेंड करता हूँ हमेशा 1:2 मिनिमम चाहिए। अगर अगर आपकी 50% एक्यूरेसी भी है तो 1:2 भी अगर आ गया तो भी आप प्रॉफिटेबिलिटी अचीव कर सकते हो। जैसे जैसे आपका विन रेट बढ़ता जाएगा, आपकी एक्यूरेसी जो रिस्क रिवॉर्ड है, आप उस रिस्क रिवॉर्ड को नीचे लाते जाओगे। ठीक है? अगर आप 100 में से 90 ट्रेड ठीक कर रहे हो तो 1:1 भी मिल गया तो भी आपको पता है कि मेरे 90 ट्रेड ठीक होने वाले हैं तो मैं प्रॉफिटेबल हो जाऊंगा। जैसे जैसे आपकी प्रॉफिटेबिलिटी कम होती है वैसे वैसे आपका रिस्क रिवॉर्ड मैनेज करना पड़ेगा। रिस्क रिवॉर्ड की हाई चांसेस रखने पड़ेंगे। ये बात याद रखना। तो ये चीज़ें हैं। इसका मीनिंग क्या है 1:2 का? 1:2 का मीनिंग क्या है कि आप एक सर्टेन 1 रुपीज़ को रिस्क कर रहे हो और 2 रुपीज़ का आप रिवॉर्ड ले रहे हो। अगर गलत होते हो तो आपको 1 रुपीज़ का लॉस होगा, अगर ठीक होते हो आपको 2 रुपीज़ का प्रॉफिट होगा। ये बात याद रखेंगे 1:2 में। अब 1:2 में अगर मैं सिंपल मैथ 100 ट्रेड का करूँ 1:2 में, आपके पास 50% एक्यूरेसी सेटअप है। आपने 50 टाइम्स 1 रुपीज़ लॉस कर लिया। 50 टाइम्स यहाँ पे 50 रुपए का आपका लॉस हो गया।
और 50 टाइम्स आपका 2 रुपए का प्रॉफिट हो गया। तो यहाँ पे आपके पास होता है 100 रुपीज का प्रॉफिट। तो नेट क्या बचता है आपके पास? 50 रुपीज का प्रॉफिट। इस तरीके से आपको इस चीज को देखना है। ठीक है, जितना ज्यादा रिस्क रिवॉर्ड, उतना आप कम एक्यूरेट सेटअप पे भी काम करोगे तो भी चल जाएगा। अगर आपका सेटअप 40% है, ठीक है, सिर्फ 40% आपका सेटअप है, मीन्स 100 में से सिर्फ 40 ट्रेड्स ही आपके सक्सेस होंगे और 60 ट्रेड्स लॉस होंगे। 60 ट्रेड्स में अगर आप मिनिमम 1 रुपया लॉस करते हो, अगर यहाँ पे 2 रुपया प्रॉफिट करते हो, तो यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे आपके पास जो प्रॉफिट, नेट प्रॉफिट बचेगा, यहाँ पे आपके पास बचेगा सिर्फ 20 रुपीज। ठीक है, अगर यहाँ पे 1:3 का रिस्क रिवॉर्ड है, तो यहाँ पे आपके पास बचेगा 60 रुपीज का प्रॉफिट। ठीक है, तो रिस्क रिवॉर्ड और आपका प्रॉफिट, नेट प्रॉफिट लॉस, ये मैथ आपको ध्यान रखना है कि मैटर नहीं करता कि आप 40% एक्यूरेसी पे काम करो या 80% पे काम करो या 70% पे काम करो, ये मैटर नहीं करता। मैटर करता है कि आप जितना लूज कर रहे हो ओवर द पीरियड ऑफ टाइम और कितना गेन कर रहे हो, उसका रेशियो क्या है। आपकी एक्यूरेसी मैटर नहीं करती, सिंपल सा लॉजिक है, आपकी एक्यूरेसी मैटर नहीं करती। बहुत सारे लोग हैं जो बड़ा पैसा बनाते हैं, वो हमेशा लोअर एक्यूरेसी सेटअप पे काम करते हैं, लेकिन उनका जो रिस्क रिवॉर्ड रहता है वो 1:5, 1:10, 1:20, इवन 1:40 रहता है। तो इमेजिन कि आपका, आपको जो यूट्यूब पे बताया जाता है कि मैक्सिमम वीडियो के टाइटल आपको दिखेंगे 90% एक्यूरेसी सेटअप, 80% एक्यूरेसी सेटअप, 70% एक्यूरेसी सेटअप, इसका कोई मतलब नहीं है इन रियलिटी। अगर आपका विन रेट और रिस्क रिवॉर्ड मैनेज है, तो आप इवन 30% एक्यूरेसी सेटअप में भी प्रॉफिटेबल हो सकते हो। 30% एक्यूरेसी सेटअप आपको माइंड में, आपको प्रिपेयर करना पड़ेगा कि अगर मेरे पास 30% या 40% सेटअप है, तो मेरे 100 में से 70 ट्रेड लॉस होने वाले हैं। 70 ट्रेड्स लॉस होने वाले, ये बात का ध्यान रखना। लॉस तो निश्चित है, मीन्स जो चीज यूनिवर्सल है, लॉस तो होना ही है। लॉस को आपको मिनिमाइज करना है, कंट्रोल करना है, और आपको हैप्पीली उसको एक्सेप्ट करना है। यही गेम है जो प्रॉफिटेबिलिटी और नॉन प्रॉफिटेबिलिटी में डिफरेंशिएट क्रिएट करती है। प्रॉफिटेबल ट्रेडर जो होगा वो लॉस लेने से नहीं डरता, लेकिन जो नॉन प्रॉफिटेबल होगा वो सोचेगा कि मेरा हर एक ट्रेड प्रॉफिट में जाए, मुझे लॉस नहीं चाहिए, लेकिन वो चीज़ नहीं पॉसिबल है। तो ये वाला मैथ आपको बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, याद रखना। ये मैथ आप माइंड में जितना जल्दी बिठा लोगे, उतना जल्दी आपके पास प्रॉफिटेबिलिटी के चांस बढ़ जाएंगे। अब यहाँ पे सिंपल है, ये सारी चीज़ें मैंने यहाँ पे एक्सप्लेन कर ली, ये सारी चीज़ें आपके पास यहाँ पे है। अब ट्रेडिंग एज में क्या क्या नहीं है, जो है वो हमने डिस्कस कर लिया। 4 या 5 फैक्टर हमने डिस्कस कर लिया कि ट्रेडिंग एज में क्या क्या चीज़ें आती हैं। स्ट्रेटजी इज जस्ट अ पार्ट ऑफ योर ट्रेडिंग एज। उसके बाद आता है कि ट्रेडिंग एज में क्या नहीं है। आपके पास गट फीलिंग आ रही है कि मार्केट ऊपर जाने वाला है, इंट्यूशन लग रहा है कि मार्केट नीचे जाने वाला है, ये मार्केट में ट्रेडिंग एज कभी भी क्रिएट नहीं करता। गट फीलिंग तब आती है जब आप 5 to 6 7 ईयर्स का एक्सपीरियंस हो जाएगा, तब आपके पास आती है गट फीलिंग, इंट्यूशन। उससे पहले आप ये गट फीलिंग, इंट्यूशंस जितना जल्दी निकालोगे, उतना ज़्यादा आप जर्नी स्टार्ट कर सकते हो और इम्प्रूव कर सकते हो। न्यूज़ में कोई टिप आ गई, कोई चैनल पे टिप आएगी, उसको फॉलो नहीं करना, सोशल मीडिया को फॉलो नहीं करना। किसी के ट्रेड विदाउट अंडरस्टैंडिंग एनी लॉजिक, उनको आप फॉलो कर रहे हो। ठीक है, और आप ओवर रिलाइंग ऑन वन इंडिकेटर विदाउट एनी कॉन्फिडेंस, मीन्स आप एक दो इंडिकेटर यूज कर रहे हो। जब तक इवन एक दो इंडिकेटर में भी आपको मल्टीपल कन्फ्लुएंस मिलेगा, तब जाके वो चीजें प्रॉफिटेबिलिटी की तरफ मूव करती हैं, ये बात को ध्यान रखना। ठीक है, इवन वन इंडिकेटर भी चलेगा। यहाँ पे ये वाली लाइन का मीनिंग इस तरीके से नहीं होना चाहिए, ओवर रिलाइंग ऑन वन इंडिकेटर विदाउट एनी कॉन्फिडेंस। यहाँ पे वन इंडिकेटर भी हो सकता है, लेकिन उसके साथ आपके पास कॉन्फ्लुएंस में कुछ और होना चाहिए, ये बात याद रखना। अब यहाँ पे ट्रेडिंग एज कैसे डेवलप करें, ये सारी चीजें हमने डिस्कस कर लिया कि क्या क्या कंपोनेंट होते हैं ट्रेडिंग एज में। अब डिस्कस कैसे करें? डिस्कस कैसे करना है, सबसे पहले आपको सेलेक्ट करना है मार्केट। कौन से मार्केट में आपको ट्रेड करना है? आपको निफ्टी बैंक निफ्टी करना है,
निफ्टी बैंक निफ्टी करना है, आपको US 30 करना है, नैस्डैक करना है, आपको गोल्ड करना है, आपको BTC इथीरियम करना है। तो आपको सबसे पहले मार्केट फिक्स करनी पड़ेगी। एक मार्केट फिक्स करना है, उसके बाद आपको फिक्स करना है टाइम फ्रेम। ठीक है, मार्केट फिक्स करना है, टाइम फ्रेम फिक्स करना है, ये बात याद रखना। सबसे पहले मार्केट फिक्स करना है कि आपको किस में ट्रेड करना है, उसके बाद टाइम फ्रेम्स करना है, उसके बाद आप अपनी स्ट्रेटजी बनाओगे उस पर्टिकुलर मार्केट के लिए। सेम मुझे गोल्ड में स्ट्रेटजी बनानी है, तो मैं गोल्ड, क्योंकि हर एक स्क्रिप्ट अलग तरीके से मूव करती है, तो हर एक स्ट्रेटजी का हर एक डिफरेंट स्क्रिप्ट पे स्टैटिस्टिकल नंबर डिफरेंट रह सकता है। कोई स्ट्रैटेजी बीटीसी में 60-70% एक्यूरेट हो सकती है, वही सेम स्ट्रैटेजी गोल्ड में 50% एक्यूरेसी हो सकती है उस चीज़ की। तो ये बात ध्यान रखना, डिफरेंट स्क्रिप्ट रिक्वायर डिफरेंट स्ट्रैटेजी, और इवन सेम स्ट्रैटेजी विल रिक्वायर डिफरेंट पोजिशन साइजिंग और रिस्क रिवॉर्ड और विन रेट। ये सारे के कॉम्बिनेशन आपको करने हैं। अगर आप सेम स्ट्रेटेजी सब जगह यूज करोगे, कर सकते हो, नो प्रॉब्लम, लेकिन आपको डिफरेंट स्क्रिप्ट के हिसाब से डिफरेंट आपको पोजीशन साइजिंग करना पड़ेगा, या आपको डिफरेंट विन रेट कंसीडर करना पड़ेगा। विन रेट को तो हम एक्सक्लूड कर ही दे रहे हैं क्योंकि सेम स्ट्रेटेजी है, तो विन रेट को एक्सक्लूड कर रहे हैं, तो यहाँ पे आपके पास आ जाता है कि आपके पास रिस्क रिवॉर्ड का जो रेशो है वो डिफरेंट हो जाता है। मे बी आप बिटकॉइन में 1:2 से हैप्पी हो जाओगे क्योंकि आपकी एक्यूरेसी और उस पर मैच कर रहा है, लेकिन गोल्ड पे में भी आपको 1:4 लेना पड़े, 1:3 लेना पड़े, सेम लेवल की एक्यूरेसी को मेंटेन करने के लिए, जनरेट करने के लिए। उसके बाद आपके पास बैक टेस्ट डेटा होना चाहिए, 50-100 ट्रेड बैक टेस्ट होना चाहिए, 50-100 ट्रेड फॉरवर्ड टेस्ट होना चाहिए मिनिमम। और आपके पास मैट्रिक्स जो भी है, आपका विन रेट क्या है, एवरेज रिस्क टू रिवॉर्ड क्या है, आपको ड्रॉ डाउन, मैक्सिमम ड्रॉ डाउन कितना चल रहा है, कितना स्ट्रेटेजी में आता है जब लॉस में जाते हैं, तो ये आपके पास डेटा पॉइंट्स होने चाहिए। और कॉन्टिन्यूसली आपको रिफाइन करना है इसी सारी चीज़ों पे। ये डेटा आपको हेल्प करेगा रिफाइनमेंट में। आपका विन रेट कितना है, आपका रिस्क रिवॉर्ड कितना है, आपका ड्रॉ डाउन कितना है, इसको रिफाइन करने के लिए ये डेटा सारा यूज होगा। आपको एंट्री एग्जिट्स ऑप्टिमाइज करनी है अकॉर्डिंग टू योर स्ट्रेटेजी, अकॉर्डिंग टू योर आउटकम ऑफ दैट स्ट्रेटेजी। उसके बाद आपको ये सारे प्लान के साथ मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि आपको इनके साथ स्टिक रहना है। आपको जंप नहीं करना बार बार कि मुझे 3 लॉस हो गए एक साथ, तो मैं अब ये स्ट्रेटेजी फॉलो नहीं करूंगा, मैं दूसरी स्ट्रेटेजी ढूंढूंगा। ये सबसे बड़ी गलती करते हैं लोग कि मल्टीपल स्ट्रेटेजी ढूंढने की कोशिश करते हैं। कोई भी लॉसेस तो हर एक स्ट्रेटेजी में होंगे, लेकिन जितना आप जंप करोगे उतनी आपकी साइकिल, प्रॉफिटेबिलिटी की साइकिल उतनी बढ़ती जाएगी, ये बात याद रखना। लर्न एवरीथिंग, मास्टर वन, ये चीज, ये एक तरह से सेइंग है कि यू कैन लर्न एवरीथिंग लेकिन यू कैन मास्टर वन थिंग ओनली। एक चीज को मास्टर करोगे उसी को प्रॉफिटेबल बना सकते हो आप। स्टार्टिंग में आप सीखना चाहो सब कुछ सीख सकते हो, लेकिन उसके बाद एक सर्टेन स्टेज पे आने के बाद आपको एक ही चीज को परफेक्ट करना पड़ेगा, एक ही चीज को मास्टर करना पड़ेगा। वही आपका ट्रेडिंग एज होता है। ट्रेडिंग एज है जो आपकी स्ट्रेटेजी से पैसा प्रिंट करती है। प्रिंटिंग मनी होता है आपका ट्रेडिंग एज। आपकी स्ट्रेटेजी सिर्फ रोल प्ले करके 20%, रेस्ट इज योर अदर कंपोनेंट, जो कि हमने डिस्कस किया टेक्निकल एनालिसिस, फंडामेंटल एनालिसिस, ये सारी चीज़ें हमने इनिशियली डिस्कस किया। स्टैटिस्टिकल एज, साइकोलॉजिकल एज, और उसके बाद रिस्क मैनेजमेंट, ये सारी चीज़ें आपकी रेस्ट कंट्रीब्यूट करती है। ठीक है, इट कुड बी टेक्निकल, फंडामेंटल, साइकोलॉजिकल, रिस्क बेस्ड, ये सारी चीज़ें होती हैं। अगर आप विदाउट इस ट्रेडिंग एज के यूज़ कर रहे हैं तो आप सिंपल गैम्बलिंग कर रहे हो। और गैम्बलिंग का आपको सभी को पता है कि हाउस ऑलवेज विन, मीन्स कैसीनो हमेशा विन करता है, और जो गैम्बलर हैं वो हमेशा लूज करते हैं, ये बात याद रखना। इस वीडियो को रखते हैं इतना ही, इस वीडियो में इतना ही था। ये हमारा ट्रेडिंग एज है, ये डायरेक्टली नहीं है, लेकिन इनडायरेक्टली इतना इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है आपकी ट्रेडिंग में, जिसका कोई लिमिट नहीं है, इसको आप क्वांटिफाई नहीं कर सकते कितना रोल प्ले करता है। तो इस चीज़ पे बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करनी है। आप कैंडल स्टिक को रीड करना बाद में सीखो, इसको अगर आपने पहले मास्टर कर लिया, उसके बाद कैंडल स्टिक पे आओगे, तो आपकी जर्नी
बहुत ज़्यादा स्पीड पे मूव करने वाली है, सिंपल एज दैट। तो ये हमारा था वीडियो। आपको कैसा लगा? कमेंट्स में आपके व्यूज़, सजेशंस आप लिख सकते हो। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और नोटिफिकेशन बेल आइकन ऑन करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। थैंक यू।